हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मज़े में हो गए? चलो अब जाग जाओ, नींद से जागो। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है अब हमें, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते ही होंगे, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपके जितने भी इसका इंट्रोडक्शन दूँ, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि एसी, फ्रिज, गीज़र, ट्यूबलाइट, पंखा, फैन, वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सर, ग्राइंडर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी मशीन जितनी भी होती, सब में मोटर्स तो लगी हुई होती है, और ये सभी मोटर्स चलती किससे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी ज़िंदगी को ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आ चुकी है जिसका अगर मैं वर्णन करने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। चलो अब हम समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे मार्क्स की तरफ। भाई हमें क्या लेना देना, तो बन गए ना, हमें थोड़ी ना बनाना है। क्या सर आज ही मोटर पढ़ाओगे, मोटर बनाओगे? आपको याद है 3 इडियट्स का डायलॉग, हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स? सर बूम। उसी ब्रूम के साथ हम चालू करते हैं हमारा नया चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। टिंग 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 टिंग, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। करंट, व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट बताओ बताओ, पढ़े हो ना 9th क्लास में? बिल्कुल सही जवाब बहुतों का। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो करंट है। वैसे एक बच्चे ने मेरे से एक बार डाउट पूछा था, बोले सर जो इलेक्ट्रॉन मशीन में जाता है वो मशीन से बाहर भी निकल जाता है, तो ये बिल हमसे किस बात का लेते हैं? ठीक है, बोले सर इलेक्ट्रॉन चला गया ट्यूबलाइट के अंदर, उधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो इलेक्ट्रॉन आया था वो तो चला गया, तो हमारा बिल किस बात का? अरे भाई, बिल है फ्लो होने का, ठीक है ना। तुम्हें तुम्हारा वजन कम करना है। बोले मैं बिस्तर में पड़ा था, वापस से बिस्तर में पड़ा रह गया, तो मेरा वजन कम नहीं हुआ। भाई क्यों होगा? कीमत तेरे फ्लो होने की है। इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो एक तरीके से फ्लो हो तो वो करंट बनाते हैं और हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे करंट की एक्चुअल डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बात समझ में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस section area. Rate of flow of charge through a given cross section area is your current. पॉज करो इस वीडियो को और इस डेफिनेशन को नोट कर लो, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा आपने। मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके वापस से लिख लीजिएगा। करंट, करंट का सिंबल होता है आई। I is mathematically equals to delta Q by delta T, where delta Q is flow of charge, delta T is time taken. Time taken. तो I होता है हमारा मैथमेटिकली डेल्टा Q by डेल्टा T, ठीक है। ये हमारा होगा एवरेज चार्ज
और I इक्वल्स टू dq बाई dt, ये होगा हमारा इंस्टेंटेनियस चार्ज। I इक्वल्स टू del q बाई del t एंड I इक्वल्स टू dq बाई dt। एवरेज चार्ज नहीं, सॉरी, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, सॉरी। ठीक है, चलो करंट के बारे में और डिस्कशन करते हैं। करंट को हम किस में नापते हैं? करंट की यूनिट है हमारी एम्पेयर। एक साइंटिस्ट के सम्मान में इस यूनिट को रखा गया है। करंट की यूनिट है एक एम्पेयर। एम्पेयर, 1 एम्पेयर, जैसा कि हम जानते हैं I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है ना? तो 1 एम्पेयर करंट कितना होगा जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में चला जाए। 1 एम्पेयर इज अ चार्ज इक्वल्स व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through a given cross section area in 1 unit time। ठीक है, अच्छा, करंट की डायरेक्शन होती नहीं होती है? करंट की डायरेक्शन भी होती है। ये वायर में अपन इसको ऐसे दिखाते हैं। मान लो इस वायर में बोला गया कि 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसमें करंट में डायरेक्शन भी होती है। करंट की डायरेक्शन किस तरह होती है? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। अगर करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में देखो, करंट किस में फ्लो करता है? कंडक्टर्स में। करंट किस में फ्लो करता है? कंडक्टर्स में। करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स में, ठीक है ना। और कंडक्टर्स किसके बने होते हैं? मेटल्स के। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज लेने की, ठीक है ना। लिथियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। जनरली वायर्स कॉपर और एल्यूमिनियम के ही होते हैं। जनरली वायर्स कॉपर और एल्यूमिनियम के ही होते हैं, ठीक है। बट सोने की और चांदी के भी बन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बट बनते नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हो पैसा बहुत लग जाएगा। पैसा ही नहीं है हमारे पास इतना कि हम सोने और चांदी के तार लगाएं। सोने और चांदी के तार लगाओगे तो भी आपके बिजली के बल्ब जलेंगे, कोई टेंशन नहीं, बस पैसा ज़्यादा लगेगा आपका इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो एक्चुअल में करंट, हाँ, अपन बात से फिर गए थे। करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका मतलब कन्वेंशनली हमने लिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है उस तरफ करंट की डायरेक्शन मानते हैं। बट करंट लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव आयंस लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं जाते, ठीक है। वायर्स के अंदर कॉपर नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन जाता है। कॉपर या एल्यूमिनियम फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जाता है। और इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बनाना शुरू किया था, थ्योरेटिकली हम नहीं जानते थे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, कि क्या फ्लो करता है। हमें तो झटका लगता था, तो हमने करंट बना दिया, ठीक है ना। और कन्वेंशनली मान लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। बट एक्चुअल में लेफ्ट से राइट कुछ भी मूव नहीं करता, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन में कुछ भी मूव नहीं करता। करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम मानते हैं उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? मतलब करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, और इमोबाइल आयंस कहीं नहीं जाते, ठीक है। चलो, तो करंट का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये चीज भी हमें याद रखनी है, ठीक है ना। आप लोग आपके नोट्स में ऐसे लिखना, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर्स, करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। तीसरा पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, करंट
स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? करंट स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? भाई स्केलर क्या होता है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब सोच के बताओ, करंट स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? ठीक है, आप लोगों ने जो जवाब सोचा है, मोस्ट ऑफ यू ने गलत ही सोचा है। ठीक है ना, बहुत ने सोचा होगा वेक्टर होता है, बट वेक्टर सही जवाब नहीं है। ठीक है ना, वेक्टर सही जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट मैग्नीट्यूड भी होता है करंट में, डायरेक्शन भी होता है, बट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। याद करो, जब अपन ने 11th क्लास में वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वेक्टर की डेफिनेशन थी दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction and also follows vector triangle law of addition, triangle law of addition और vector law of addition, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो, सॉरी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। लिख लो अब आपकी कॉपी में सवाल, व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सवाल है, जवाब है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर बात? मिटा दें? ठीक है, तो बताओ ये कौन सी क्वांटिटी होगी? भाई इसका सेमी करेक्ट आंसर है, इसका सेमी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्केलर है। वैसे सही मायने में तो स्केलर भी नहीं है, सही मायने में इसका करेक्ट आंसर है टेंसर। अभी टेंसर क्या भला है? सुनो, टेंसर क्या भला है? भला को भला ही रहने दो, इसका नाम सुनो, उसके बारे में ज्यादा मत सुनना। 12वीं क्लास का टॉपिक नहीं है, 12वीं क्लास का टॉपिक नहीं है, बस इसका नाम सुनो। टेंसर क्वांटिटी है करंट, ठीक है ना। अगर टेंसर दे रखा हो ऑप्शंस पे तो टेंसर आएगा, अदरवाइज स्केलर पे मार्क कर आना। ठीक है, और स्केलर भी सही नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज 11वीं या 12वीं की टेंसर होती है? या 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस, वो सभी टेंसर है। करंट भी टेंसर है। टेंसर क्या है पता नहीं। ठीक है, आगे बात समझ। इसका नाम ही काफी है, दर्शन नहीं करेंगे हम इसके। इसका नाम 12वीं क्लास में भी नहीं है, इसका नाम 12th क्लास में नहीं है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग में आता जाके, तो इसके नाम ही काफी है। चलो, अब हम इस पे, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है जे, करंट डेंसिटी का सिंबल है जे। जे इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, करंट पर यूनिट एरिया इज योर करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट होगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज आपको याद रखनी है, रटनी है, समझ में नहीं आएगा। कैसे आ सकता है भाई, ये वेक्टर नहीं है तो ये चीज वेक्टर कैसे हो गई? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये टेंसर है, याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्यों है, ये ज्यादा सवाल
मत पूछना, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 12th क्लास सिलेबस। आप करंट को वेक्टरली ऐड नहीं कर सकते, स्केलर तरीके से, अलजेब्रिक तरीके से ऐड करोगे। करंट डेंसिटी को वेक्टरली ऐड करते हैं और इस पे कोई सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम्हारे नाम के लिए है, ठीक है। चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला सवाल, एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है एरिया, APERATUI, अपर्चर, बोलो नंबर, ऑफ 2 mm², ठीक है ना, कैरीज, बोलो एक नंबर, 5 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ अपर्चर इतना कैरीज, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, फाइंड द करंट एंड करंट डेंसिटी थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। गरिमा इसको हटाओ, तो लट रहा करो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। याद नोट कर ले, इसमें डांटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज कर लो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन, करंट की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। देखो इसमें क्वेश्चन में अपने को डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड दे रखी है, डायरेक्टली दे रखी है, और डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज कितना पास हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर। दो इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना चार्ज पास हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना चार्ज पास होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर यहां से n इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना चार्ज पास होगा, n टू e इलेक्ट्रॉन के बराबर। डेल्टा क्यू कितना हो गया, ne बाय 1 सेकेंड, n की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻10, e क्या है हमारा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19, 16 5 से 88, 8 इंटू 10⁻9 एम्पियर्स, इतना हमारा करंट है। नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अब देखो और क्या क्या समझना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ध्यान रखना। क्लियर बात, मिटा दूं। अगला क्या पूछा है आपसे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल्स टू I बाई ए, ठीक है। I की वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू आई 8 इंटू 10⁻9 एम्पियर्स, ठीक है, बाय ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm²। अब mm² को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में 1000 mm, 1 मीटर में 1000 mm, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 मीटर स्क्वायर में
1 स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर 10⁶ mm स्क्वायर, और एक mm स्क्वायर में 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁹। तो इसको SI यूनिट में निकालना होगा, इसलिए हमने mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, अपॉन 2 इंटू 10⁻⁶, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। यही इसकी SI यूनिट है। ठीक है, बता दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन goes in a circle of radius, बोलो रेडियस फटाफट, रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, with a speed of, स्पीड बोलो, स्पीड बोलो नंबर, चलो 2 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू a given cross section area। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो घूम रहा है सर्कल में। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, और उसकी वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें करंट निकालना है। भाई करंट निकालने के लिए क्या करोगे, आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लो। ठीक है, अब उसके थ्रू देखो कितना चार्ज गया, एक बार गया, एक बार गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम, 2 बार गया 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 बार गया 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n टाइम्स गया तो Ne/, ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है ना, सॉरी n नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन गया कितने टाइम में गया, t टाइम में। ठीक है ना, 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको पर लिख सकते हैं E इंटू 1/t, और 1/टाइम क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी E इंटू एफ। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और क्या क्या हो सकता है फ्रीक्वेंसी, याद करो, सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, तो f इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, f इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, तो और फॉर्मूला क्या बनता है 2π/ओमेगा। ठीक है ना, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट में 2 बार आ चुका होगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, e इंटू 2π/ओमेगा। ठीक है, और क्या फॉर्मूला बनता है भाई, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए ये देखो, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको पूरा सर्कल कवर करना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिवाइड बाय स्पीड इज v। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा e इंटू v/2πr। तो ये सभी फॉर्मूले हमें इस तरह के क्वेश्चन में याद होने चाहिए, और अगर याद ना हो तो निकालते कैसे हैं ये याद होना चाहिए। देखो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम E/t,
1/t क्या हो जाएगा वहाँ हमारा f, तो e इंटू एफ। ओमेगा क्या होता है 2πf, तो f क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, तो e इंटू 2π/ओमेगा। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले। टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी गई 2πr, एक बार चक्कर काटने का डिस्टेंस हो गया 2πr डिवाइड बाय स्पीड v। ठीक है ना, तो डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाय v, ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। v ऊपर चलेगा तो e इंटू v/2πr। ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रोफाइल के हैं, याद रखना। अब इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, देखो हमें वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, तो I इक्वल्स टू E इंटू बी बाय 2πr, दैट इज E 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। v हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 बाय 2πr, 2 इंटू पाई इंटू r इज 0.1। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 कट गया 16, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। 16 3 जा 48, सॉरी 16 इंटू 2 3.2, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 3.1, तो ये 2 से थोड़ा सा कम होगा बट चलेगा। +1, तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻19 + 7, 19 में -19 + 7, तो हो जाएगा हमारा -12, 12 और 7 19 का। ठीक है, और ये लगभग आधा, तो ये आएगा 0.5। ये 2 से थोड़ा कम है, 2 से थोड़ा कम करूँगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 0.52 के आसपास आ जाएगा, 0.51 0.52 के आसपास इतनी वैल्यू आएगी। इतना हमारा आंसर है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इसको आप अगर एग्जैक्ट करने लग गए तो ध्यान रखना एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 0.5 आएगा, आप देख लो ये 2 से कम होगा तो इसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 0.5 से हल्का सा बढ़ा आएगा, नहीं तो हो सकता है आंसर इतना ही दे रखा। यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ध्यान रखना इसमें से फ्रीक्वेंसी ओमेगा कुछ भी दे सकते हैं। हर्ट्ज में देंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, टाइम पीरियड देंगे तो टी हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड में देंगे तो ओमेगा हो जाएगा। ध्यान रखना है बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोफाइल का क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैग्नेटिक फील्ड में निकालने के लिए आपको क्या होता है, करंट निकालने की जरूरत पड़ती है, और करंट इसी तरीके से निकाला जाता है। उस वक्त भी अपन क्वेश्चंस लेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया is given by Q equals to 3t square, full expression 5t square plus 2t plus 3. Find instantaneous current at t equals to 3 सेकेंड। ठीक है ना, तो I is equals to what, dq by dt। आप लोग पॉज करके सॉल्व करिएगा, सीधा आंसर मत देखिएगा। dq by dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10t। याद करो t की पावर n का डिफरेंशिएशन n t की पावर n-1 होता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 नीचे आ जाएगा तो 5 इंटू 2 10t, 10t प्लस 2। टाइम की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड, 10 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज
32 एम्पियर्स। ध्यान रखना ये 32 एम्पियर्स एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। अपने घर में जितनी भी चीज़ें होती है ना, सबके सब 1 एम्पियर से कम करंट खाते हैं। इनफैक्ट जो हमारा घर की सप्लाई अपन लेते हैं ना, उसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू ही 1 एम्पियर होती है बहुत सारे हाउस होल्ड्स में। तो 32 एम्पियर जैसा हेल लॉट ऑफ करंट हम हमारे घर में नहीं देखते। इतना करंट हम इंडस्ट्रीज में जरूर देखते हैं, और वो भी बहुत ही कम जगह इतना ज्यादा वैल्यूज मिलती होंगी आप। ठीक है, बता दूं जो बहुत बड़ी मोटर है वही इतना करंट खाएंगी। जनरली इतना करंट बहुत कम चीजें खाती है। बता दूं, ऐसे इजी सवाल था। इसी में एक टफ सवाल आता है, इंस्टेंटेनियस की जगह इसको एवरेज लगा दें। ठीक है ना, एवरेज दो जगह के बीच में निकाला जाता है, तो फाइंड एवरेज करंट एट नहीं आएगा, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t equals to 0 to t equals to 3 seconds। ठीक है ना, पॉज करो, सॉल्व करो। आई की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज क्यू एट टी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टाइम कितना है 3, इनिशियल टाइम कितना है 0, अपॉन चेंज इन टाइम कितना है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यू एट टी इक्वल्स टू 3, 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस क्यू एट 0, क्यू एट 0, 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 3। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी क्यू की एट टी इक्वल्स टू 0 3 अपॉन टी फाइनल 3 सेकेंड्स माइनस 0। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा आंसर 9 9 5 से 45, 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 51, 51 अपॉन 3, यह आ जाएगा हमारा 79 आंसर। क्लियर है बात, बता दे। तो ध्यान रखना, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में बहुत फर्क होता है। इंस्टेंटेनियस करंट बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है, और एवरेज करंट से बहुत अलग होता है। और आज तक जहां भी पूछा गया है वो इंस्टेंटेनियस करंट ही पूछा गया, एवरेज करंट शायद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया। बट अगर पूछा जाए तो आप संभल के रहिएगा, उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसमें हम फाइनल से इनिशियल वैल्यू का चेंज निकालेंगे, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। और उसमें एक वैल्यू भी नहीं दी होगी, एवरेज के लिए हमेशा 2 वैल्यूज दी हुई होगी जो बहुत दूर दूर होगी। बता दें, ठीक है, चलो अगला सवाल, करंट flowing through a given cross section area is given by I equals to 3t square plus 2t plus 5। ठीक है, फाइंड चार्ज flown through cross section area between 0 to 2 seconds। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सोल्यूशन I equals to dq by dt, that is equals to 3t square plus 2t plus 1, which implies delta q is 3t square dt plus 2t dt plus 1, q equals to integral delta q
dt इधर आएगा तो यहाँ पे t नहीं होगा, यहाँ पे dt होगा, ध्यान रखिएगा dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 t की पावर 2+1 अपॉन 2+1। देखो t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1, याद है, +2 t की पावर 1+1, यहाँ पे क्या t की पावर 1 अपॉन 1+1 प्लस इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, लिमिट्स 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, ये कट जाएगा, कटा, क्या जाएगा t³/3, t³ प्लस t² प्लस t, पूरी की लिमिट 0 से लेके 3 तक। इसको फाइनली जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, जो आ जाएगा 27, 27 और 9, 27 और 9 हो जाएगा 36, 36 और 3 39 कूलम्ब्स। आई होप आपको आगे होगा। सपोज हमें एक आईटी ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे ले लो वैल्यू, ले लो 5 ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 4, ये 5 एम पे 4 सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि कितना चार्ज फ्लो चुका है, हाउ मच चार्ज हैज बीन फ्लोन थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इन 0 to 4 सेकेंड। तो आई क्या होता है हमारा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, which implies delta q is dq by dt कर लो इसको, dq is I dt, dq is I dt, delta q is integration dq, integration dq, that is integration I dt। इंटीग्रेशन I dt का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व। तो आई टी कर्व का एरिया हमें क्या देगा, नेट चार्ज, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया ये क्या है भाई, कैसा शेप है, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, बेस इज 4 इनटू हाइट, हाइट इज 5, दैट इज 10 कूलम्ब्स। 10 कूलम्ब्स उसका आंसर है। थैंक यू, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो बैक जाके वापस से देखिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटी बजाना ना भूलिएगा।